Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 18th of January 2024. 18 जनवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। इसके साथ एक और चीज़ साथ आपको बता दें कि जो हमने करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है उसके लेक्चर्स परसों से डलना शुरू हो जाएंगे। कल से मैं उसमें नोट्स डालना शुरू कर दूंगा। जो भी आपको एक्स्ट्रा नोट्स मुझे कुछ लगता है कोई आर्टिकल एक्स्ट्रा भी है तो वो सब भी मैं डालना उसमें शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक आपको प्रोवाइड कर दी गई है, ज्वाइन करिए। इस बार बहुत ज़्यादा कंटेंट हम कराएंगे, बहुत अच्छे से, और बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को सीरीज़ में। ये मेरा पर्सनल आपसे वादा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें इकोनॉमिस्ट, डाउन टू अर्थ, ये भी मैंने सोचा है कि इसमें थोड़ा सा इनके पॉइंट्स भी जो इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, मिस हो जाते हैं, वो इंक्लूड कराऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। एंड जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूँ कि कल से वीडियोज़, कल से उसमें नोट्स कुछ मैं डालना शुरू कर दूंगा। आप लोग उन आर्टिकल्स को भी साथ में पढ़ते रहिए। बाकी मैं जो वीडियोज़ बनाऊँगा और उसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करूँगा। किसी ने सवाल पूछा था कि सर जो आप लेक्चर कराएंगे उसकी PDF रहेगी कि नहीं, तो यस, उसकी PDF आपको मिलेगी, है ना। तो लेक्चर से सुन लीजिए, बाद में आप रिवीजन करने के लिए PDF का यूज़ कर लीजिएगा। बाकी जो भी ये सब PT आती रहती हैं अलग अलग कोचिंग्स की, वो सब भी उसमें कवर्ड रहेंगे, वो भी मैं करा दूंगा, इसका टेंशन मत लेना, है ना। तो एक सोर्स में आपका सारा कुछ अलग अलग सोर्स में कंप्लीट करा दूंगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ आज के, जिनके जवाब आपको देने हैं। यहाँ पे आपको इस फ्रंट में दिख रहा होगा। पहला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन अमृत लॉन्च्ड बाय केरलास ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो केरला का जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसने ऑपरेशन अमृत क्यों लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने है। पहला है टू कर्ब द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, दूसरा है इंप्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिस, तीसरा है इंक्रीज द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर स्कैम्स, एंड चौथा है इनहैंस एक्सेस टू प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है ना। अब जो इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग को मैंने ये न्यूज़ पढ़ाई हुई है, आई होप यू विल बी एबल टू मेक द आंसर ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है टू कर्व द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, है ना। अमृत स्कीम इज एक्चुअली फॉर रिड्यूसिंग द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। केरला गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है। दूसरा क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली ऑब्टेन्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर इट्स इंडिजिनस वेराइटी ऑफ डेट्स नोन एज कच्छी खरक। तो कच्छी खरक नाम के डेट्स हैं जिनको भी GI टैग दिया गया है। कौन से स्टेट से दिया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग अगर चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी, गुजरात। कच्छी इज एक्चुअली कच्छ रिलेटेड, है ना, तो कच्छी इज फ्रॉम कच्छ, तो आप वहां से इसको आंसर कर सकते थे। तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल है, इन विच सिटी डिड द जॉइंट एक्सकेवेशन बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिवील्ड द एविडेंस ऑफ कल्चरल कंटिन्यूटी डेटिंग बैक टू 800 BC। तो अब ये तो आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि कल्चरल कंटिन्यूटी वाली जगह कौन सी अभी देखने को मिली है रिसेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वड़नगर। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? वड़नगर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस में। पहली जो न्यूज़ है वो है, पाक स्लैम्स स्ट्राइक्स बाय ईरान रिकॉल्स द इनवॉइस। अब अभी एक्चुअली हुआ क्या था कि ईरान में जो अटैक हुए थे उनको डाउट था कि उसके जो आतंकवादी हैं वो अलग अलग लोकेशंस में, सीरिया में है, पाकिस्तान में। तो उनकी लोकेशंस पे उन्होंने क्या किया, बिना इनको बताए अटैक कर दिया, ठीक है ना। ईरान ने बिना पाकिस्तान से कंसल्ट किए, बिना सीरिया से कंसल्ट किए उन लोकेशंस पे अटैक कर दिया है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने अपने एम्बेसडर्स को रिकॉल कर लिया है जो भी ईरान में थे, और जो ईरान के थे उनको भगा दिया है। बोला कि भैया अगर आप उस दिन तेहरान में थे तो अब यहाँ वापस मत आना। और क्यों ऐसा किया? क्योंकि उनका ये मानना है कि दिस इज़ अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द एयर स्पेस ऑफ पाकिस्तान। एंड ऑब्वियसली बात है, ये उनकी जो पर्सनल सॉवरेनिटी है उसके अगेंस्ट जाता है, उनसे डिस्कशन करना चाहिए था, ऐसा उनका मानना है, क्योंकि ये गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहा है, ठीक है ना। इंडिया ने क्या किया था? इंडिया ने यहाँ पे ईरान की बैकिंग की है, एंड दे टर्म्ड द स्ट्राइक एज सेल्फ डिफेंस। तो यहाँ पे इंडिया ने बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इट इज अ एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि दिस इज अ मैटर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, देयरफॉर विल नॉट बी एबल टू इंटरफेयर मच इन दैट, बट यस, इट इज अ एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। दिस इज अ बिग स्टेटमेंट दैट इज कमिंग, है ना। हालांकि इज अ डेंजरस प्रेसिडेंट, बट वी हैव सपोर्टेड द ईरान एक्ट, सो दैट इज वन थिंग। तो आप याद रखेगा, अगर इंटरव्यू में आप लोग से कोई पूछता है, अभी इंटरव्यू हो चल रहे हैं UPSC के, है ना, जैसे कल भी कल हमारे एक साथी का इंटरव्यू है, बहुत ही इंटेलिजेंट है वो बंदा, एंड आई थिंक वो भी टॉप 10 में इस बार रैंक बनाने वाला है। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू हिम फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम आवर टीम। एंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेटली पूछा जा सकता है ना।
इसके अलावा आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है, तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल आगे बढ़िए। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स 3 इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स वर्थ 4,000 करोड़ इन कोची। कोची में 4,000 करोड़ के 3 इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किए हैं। इसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो वहाँ पे ड्राई पोर्ट एक इनॉग्रेट किया गया है, याद रखिएगा, इट इज़ द कंट्रीज लार्जेस्ट ड्राई डॉक, याद रखिएगा, नॉट पोर्ट, ड्राई डॉक, ठीक है ना। तो कंट्री का लार्जेस्ट ड्राई डॉक वहाँ पे स्टार्ट किया गया है एंड इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी क्या होता है, जो बड़े वेसल्स होते हैं वो क्या होता है रिपेयर के लिए, अभी क्या होता है दूसरी कंट्रीज में जाते हैं डॉक होने, है ना। अब क्या होगा कि अगर आपने अपने पास ही एक बना लिया यहाँ पे, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि आपको जो बिग वेसल्स हैं आप वहाँ पे रिपेयर करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज में वो खत्म हो जाएगी। अब अगर सोचो डिपेंडेंस खत्म हो जाए दूसरी कंट्रीज में, तो आप वहाँ पेमेंट कैसे करते रहोगे, आप पेमेंट डॉलर में करते रहोगे, तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी जा रहा था फॉरेन कंट्रीज में, वो भी कम जाएगा, ठीक है ना। तो जो नया ड्राई डॉक है इट विल इनेबल मेनी थिंग्स। पहले तो हमारे जो बड़े हैं शिप्स हैं उनका रिपेयर यहीं पे हो जाएगा, दूसरी चीज़ जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जा रहा था वो भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। एंड ये जो ISRF है, ये जो डॉक है, ये जो है कोची को टर्न करेगा इनटू द साउथ एशियाज लार्जेस्ट शिप रिपेयर सेंटर। साउथ एशिया का सबसे बड़ा शिप रिपेयर सेंटर ये एरिया बन सकता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा सागरमाला प्रोजेक्ट का नाम इसमें आया था, तो ये आपको पता होगा कि इट इज़ फॉर कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट, इनलैंड कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट पोर्ट्स के बीच में है, सागरमाला उसको एम करता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोची में इनॉग्रेट की गई केरला में। और कोची का एक और मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बता देता हूँ। कोची को जगह याद रखिएगा, हिस्टोरिकली एक मुजिरिस नाम की जगह थी, मुजिरिस पोर्ट कहा जाता था। क्या होता है यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि मुजिरिस पोर्ट कहाँ पे था, तो ये केरला में था, याद रखिएगा। मुजिरिस पोर्ट जो था आपका वो केरला में था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम सीरीज भी कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, उसमें भी आपको इसी तरीके से नॉलेज मिलेगा। जो जहाँ पे स्टैटिक की जरूरत है वहाँ पे हम स्टैटिक भी कराएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको स्टैटिक नहीं कराएंगे वहाँ पे, है ना। अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपको एक स्टैचू दिख रहा होगा कॉपर का, तो ये जो स्टैचू है ये है ब्रॉन्ज का स्टैचू है। 125 फीट ब्रॉन्ज का स्टैचू बनाया जा रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर का, लगभग 400 करोड़ की कॉस्ट में विजयवाड़ा में बनाया जा रहा है, ठीक है ना। एंड ये है कहलाएगा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के CM इसको इनॉग्रेट करेंगे। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस इसका नाम रखा गया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा आगे देखें, रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट बेनिफिट 7,000 रिटर्नीज। अब ये भी केरला का इनिशिएटिव है कि स्टडी के रूप में आप लिख सकते हैं कि जो हुआ क्या था एक्चुअली, कि जब सऊदी अरेबिया में वहाँ पे निताकत यानी कि नेचुरलाइजेशन लॉ लाया गया था 2013 में, निताकत या नेचुरलाइजेशन लॉ, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि हमारे जो लोकल्स हैं उनको हम जॉब प्रदान करेंगे, सारी चीज़ें हैं। तो कई लोग वहाँ से निकाल दिए गए थे सऊदी अरेबिया से। तो ऐसे जो रिटर्नीज थे, जो रिटर्नीज वापस आ रहे थे, भारत आ रहे थे, तो उनके लिए क्या किया गया, तो उनके लिए यहाँ पे केरला गवर्नमेंट ने नोरका एक डिपार्टमेंट बनाया था उन्होंने, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट केरलाइट्स अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट केरलाइट्स अफेयर बनाया उन्होंने, जिसमें रिटर्निंग जो माइग्रेंट्स रहते थे उनको वो क्या करते थे, जॉब प्रोवाइड करना, उनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना, ये सब उन्होंने किया। लोन्स प्रोवाइड करना मेजर था ये प्रवासी लोन, इसका नाम था। इसको जो यहाँ पे स्कीम लिखी हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे कि स्कीम लिखी है, उसको लोन्स प्रोवाइड करना बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रवासी, ये देखो लिखा है, ये प्रवासी भद्रथ स्कीम। अगर आपसे कोई पूछे प्रवासी भद्रथ स्कीम किसकी है, तो ये केरला की है। देखो यहाँ पे लगभग 12,371 बेनिफिशरीज हैं जिनको लोन प्रोवाइड किया गया, फंड प्रोवाइड किया गया, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा जो लोन्स थे वो उनके लाइवलीहुड के लिए, उनके लिए कुछ नया कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट कर सके, इस सब चीज़ों के लिए वो प्रोवाइड किया गया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नोरका का मतलब मैंने आपको बता दिया, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट केरलाइट्स अफेयर्स करके है, जो कि केरला में किया गया था, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है।
इंडिया डिफेंड्स ईरान साइड्स इट्स पोजीशन ऑफ नो कॉम्प्रोमाइज अगेंस्ट टेररिज्म। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंडिया ने ईरान का जो स्टेप था अभी अटैक करने का पाकिस्तान के ऊपर, सीरिया के ऊपर, वो उसको सही ठहराते हुए कहा कि इट इज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। तो यहाँ पे इंडिया की पोजीशन तो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान ने हालांकि इसको कहा है कि इट्स द ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ देयर एयर स्पेस एंड दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, बट ये उन्होंने कहा है। डिस्प्रपोर्शनेट एक्ट सेंटर ऑन पॉलिसी रिसर्च ऑन कैंसिलेशन ऑफ एफसीआरए लाइसेंस। अब हुआ क्या, आपको ये पता होगा कि जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है उसका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है ना। एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल करने का मतलब क्या है कि वो जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशंस नहीं ले सकते हैं, दे विल नॉट बी एबल टू टेक द फॉरेन कंट्रीब्यूशंस नाउ, है ना। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट ने क्या बोला, रीज़न दिया। गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है वो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम चला रही है, इट इज़ रनिंग द प्रोग्राम्स ऑफ करंट अफेयर्स, मतलब एक तरीके से न्यूज़ का प्रोग्राम चला रही है। एंड ऐसे जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम चलाने वाले हैं संस्थाएं, उनको सेक्शन 3 जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसके तहत दे आर नॉट परमिटेड टू टेक द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, मतलब कि वो एफसीआरए प्रोहिबिटेड है सेक्शन 3 के अंतर्गत, ठीक है ना। एंड यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा दूँ कि सेक्शन 3 किसको किसको प्रोहिबिट करता है। तो सेक्शन 3 प्रोहिबिट करता है इन कैटेगरीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को, पब्लिक सर्वेंट्स को, जजेस को, जर्नलिस्ट्स को, एंड पब्लिशर ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और कंपनी इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो न्यूज़ और ऑडियो विजुअल न्यूज़ और करंट अफेयर्स प्रोग्राम। जैसे मैंने आपको बताया ना, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, ऑडियो न्यूज़, ऑडियो विजुअल न्यूज़, इन सब के जो है उनको नहीं अलाउड है लेना फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो सीपीआर ने कहा है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने कहा कि भैया जो हम कोई रिसर्च अगर कर रहे हैं तो उसको आप करंट अफेयर्स के रूप में ब्रॉडकास्ट कैसे मान सकते हो। मैं कोई रिसर्च कर रहा हूं तो अपने वेबसाइट पे रिसर्च को पब्लिश करूंगा, तो आप उसको करंट अफेयर्स का प्रोग्राम मान रहे हो। तो एक तो इशू उठाया गया है। सीपीआर आपको याद रखना है कि रजिस्टर्ड है अंडर द एक्ट फॉर कैरिंग आउट एजुकेशनल एक्टिविटीज़। एंड यहाँ पे सीपीआर ने अपने एक और उनका ये कहना था कि इन्होंने डाइवर्ट किया है फंड को डाइवर्ट क्यों किया है, क्योंकि उन्होंने उस पैसे से लिटिगेशन मैटर्स जिसमें केसेस अगेंस्ट कोल माइनर्स ये सब भी किए हैं। तो ये भी एक वायलेशन होता है एफसीआरए का, एंड इसीलिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया। लेट्स सी क्या होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम नेवी टू हैव मिक्स्ड मार्चिंग कंटिजेंट एट द रिपब्लिक डे परेड। तो रिपब्लिक डे में पहली बार नेवी में मेल फीमेल दोनों ऑफिसर्स रहेंगे, एंड ये मिक्स्ड कंटिजेंट जो है नेवी का वो पहली बार रिपब्लिक डे में आएगा। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और नेवी का जो टैब्लो है इस बार रिपब्लिक डे का, उसमें 2 थीम इंपॉर्टेंट है कि नारी शक्ति, विमेन इन द फोर्सेज एंड ऑल द रोल्स आर गिवन, ऑल द रैंक्स आर गिवन। इसके अलावा जो सेंट्रल थीम है टैब्लोज की वो है आत्मनिर्भरता, जिसमें वो दिखाएंगे कि जो भारत है उसके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है यहाँ पे। तो ओवर हाफ ऑफ द यूथ स्ट्रगलिंग विद द बेसिक मैथ्स, असर स्टडी। इस बार असर ने क्या किया है, जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है असर, ये प्रथम नाम की एक एनजीओ है वो निकालता है, एजुकेशनल रिपोर्ट होती है ये। तो इसमें उन्होंने इस बार बियॉन्ड बेसिक्स करके एक रिपोर्ट निकाली है। बियॉन्ड बेसिक्स मतलब अभी क्या करते थे वो लोग, क्लास 3 क्लास 2 ऐसे बच्चों का वो सर्वे किया करते थे। इस बार उन्होंने 14 से 18 साल के यूथ का सर्वे किया है, 14 से 18 साल के यूथ का सर्वे किया है, जिसमें उन्होंने प्रथम ने ये बताया कि जो ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, मतलब लगभग 86% ऐसे बच्चे थे जो सर्वे किया उन्होंने कि जो रजिस्टर्ड थे 14 से 18 के, मतलब एनरोलमेंट तो था उनका, लेकिन जो बच्चे इनरोल्ड थे उनमें पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम थी। दिस इज़ वन बेसिक इशू विच वॉज देयर। मैं आपको बता देता हूँ उसका डेटा क्या कैसा था। लेट मी टेल यू दैट। यहाँ पे है वो। ओके, सो द डेटा इज लाइक दिस, अबाउट 25%, इनमें से 25% ऐसे थे हु स्टिल कैन नॉट रीड क्लास 2 लेवल टेक्स्ट। 14 से 18 साल के ऐसे बच्चे थे जो क्लास 2 का टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पा रहे थे फ्लुएंटली इन द रीजनल लैंग्वेज। देन इसके अलावा मोर देन हाफ, मतलब 50% से ज़्यादा वर स्ट्रगलिंग इन डिवीजन प्रॉब्लम्स, मतलब कि 3 डिजिट के नंबर को अगर 1 डिजिट से डिवाइड करना है तो लगभग हाफ 50% से भी ज़्यादा लोग उसमें स्ट्रगल कर रहे थे। केवल 43% ही थे जिन्होंने कर लिया था वो डिवीज़न। इसके अलावा जो 57% ही ऐसे थे जो रीड कर सकते थे इंग्लिश सेंटेंस, मतलब कि 43% अभी भी ऐसे थे जो इंग्लिश सेंटेंसेस रीड नहीं कर सकते थे, बहुत ही बेसिक लेवल का इंग्लिश सेंटेंस भी रीड नहीं कर सकते थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
और इसके अलावा जो आपको चीज़ें बता दूं कि जो लोग मतलब पढ़ पा रहे थे इंग्लिश, उनमें से हालांकि मीनिंग 73% लोग समझ रहे थे, है ना। तो ऑल दिस, उनमें से 90% यूथ ऐसे थे जिनके पास ऑलरेडी स्मार्टफोन था। मतलब स्मार्टफोन सबके पास है, बस पढ़ते और डिवाइड करते किसी से नहीं बनता। तो ये असर रिपोर्ट है प्रथम एनजीओ की, याद रखेगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल पार्ट में। तो एडिटोरियल जो है वो है अ सर्च फॉर डिटरेंस इन द रेड सी। अब यहाँ पर बात चल रही है हाउदी रेबल्स की, जिन्होंने यमन में तो तबाही मचाई थी पहले पहले। अब जब से ये इजराइल और गाजा में अटैक हुआ है, तो हाउदी रेबल्स ने क्या किया है कि रेड सी के रूट में अटैक करना शुरू किया है। तो रेड सी के रूट में कभी ये ड्रोन्स का अटैक करते हैं, कभी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज़ करते हैं। अब ऑथर ने कहा कि एक तो जो वेपनरी है बहुत ज़्यादा मॉडर्न वेपनरी है, इसका मतलब है कि इन रेबल्स के पास ऑलरेडी ट्रेनिंग और ऑलरेडी सारे इक्विपमेंट्स हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट, ये एक इशू है। दूसरा उन्होंने कि इससे ट्रेड डिसरप्शंस हो रहे हैं, जिस कारण से लॉन्गर रूट्स, डिलेज, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है ना, सेफ्टी सिक्योरिटी अलाउंस, ये सारी चीज़ें। तो एक तो ये मेजर इशूज़ हैं। इसके अलावा ऑथर ने यह कहा कि एक ऑपरेशन है यूएस के द्वारा चलाया गया, जिसका नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। याद रखिएगा, यूएस ने लॉन्च किया ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, जिसका इंटेंशन क्या है, टू ऑपरेट अंडर द कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस। कंबाइंड मेरीटाइम टास्क फोर्स के अंतर्गत ये कंडक्ट किया जा रहा है। बट इसका रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं आया है। क्यों? क्योंकि जो इसके एलाइज और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है वही इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं एग्जांपल लेता हूँ इंडिया का। इंडिया जो है वो इसमें पहले 2022 में स्ट्रेटेजिक मेंबर था CMF का, और अभी 2023 में इसको फुल मेंबरशिप दे दी गई। बट इंडिया मतलब नहीं इन्वॉल्व है इसमें। इसके अलावा आउट ऑफ द 9 नेशंस मेंशन्ड initially as a part of the operation, 3 North Atlantic Treaty Organization allies of the US, that is France, Italy and Spain, they declined to be the part of the operation. तो ये जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन है, इसका हिस्सा बनने से मना कर दिया 3 कंट्रीज ने, नेटो अलायंसेस ने। मतलब फ्रांस, इटली और स्पेन जैसी कंट्रीज ने मना कर दिया। अब आप सोच सकते हो, जब नेटो अलायंस ने मना कर दिया कि हम इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो आप कैसे मान सकते कि ये सक्सेसफुल होगा, ठीक है ना। एंड ये इसके अलावा बहरेन विच हाउसेज द US 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, बहरेन जो है इट इज़ द ओनली वेस्ट एशियन नेशन टू बी द पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन। तो बहरेन एकमात्र वेस्ट एशियन नेशन है जो कि इस ऑपरेशन का हिस्सा है। तो ये भी आप चीज़ याद रख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया, मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने ज्वाइन किया था CMF को एज एसोसिएट पार्टनर 2022 में, एंड फुल मेंबरशिप अपग्रेडेशन हुआ था नवंबर 2023 में। तो ये भी ऑपरेट कर रहा है, इंडिया भी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है। एंड क्योंकि ऑब्वियस होता है इंडिया जो है वो ईरान के फेवर में रहता है, तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। तो ऑथर ने वही कहा कि भैया जब इस तरीके के ऑपरेशंस का इतना लैक लक्ष्यर सपोर्ट रहेगा, रिस्पॉन्स रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है हाउदीज को नहीं रोक पाएंगे। अगर आप हाउदीज को रोकना चाहते हैं तो आपको और ज़्यादा कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, और ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड अटैक की, कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं और आते हैं अगले एडिटोरियल पे। दूसरा है द फेडिंग रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन सोसाइटी। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की है, UGC ने भी रिसेंटली एक वो निकाला है, सारे सर्कुलर निकाला है सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोगो जो है अपने प्रीमाइसेस में दिखाना पड़ेगा। इसके पहले उन्होंने G20 के लिए निकाला था, इसके अलावा स्वच्छता के लिए निकाला था। ऑल दीज थिंग्स वर देयर अर्लियर ऑन, एंड UGC जो है बार बार इस तरीके से काम करी जैसे वो गवर्नमेंट का एक माउथ पीस के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही एग्जांपल दी कि भाई आपने अभी जैसे एक समय पहले अभी कई बार उन्होंने बोला कि आपको एक सेल्फी पॉइंट देना पड़ेगा जहां पे प्राइम मिनिस्टर का फोटोग्राफ दिखाना पड़ेगा। तो ऑथर ने कहा कि दिस इज एक्चुअली द एक तरीके से डिक्लाइन ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है। इंस्टीट्यूशंस का काम इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि उनको आप एज अ पॉलिटिकल कैंपेनिंग के रूप में यूज़ करें। एंड डेमोक्रेसी का यहाँ पे एक पतन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि जो वीदेम इंस्टीट्यूट है उसने जो यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग स्वीडन में है वो निकालता है वीदेम इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पर उन्होंने इंडिया की जो एकेडमिक फ्रीडम है उस इंडेक्स में इंडिया को बॉटम 30% कंट्रीज़ में रखा है आउट ऑफ 179 कंट्रीज। तो आप सोच सकते हैं 0 से 1 में इंडिया को एकेडमिक फ्रीडम में 0.38 पॉइंट ही दिए गए हैं, जो कि दिखाते हैं कि इंडिया में किस तरीके से एकेडमिक फ्रीडम जो है वो वेन होती जा रही है, ठीक है ना। तो दैट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द वीदेम इंस्टीट्यूट इन द रैंकिंग ऑफ एकेडमिक फ्रीडम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इनफैक्ट उस रैंकिंग में तो पाकिस्तान हमसे ऊपर है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने वही कहा कि इट हैज़ नाउ बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस, जहाँ पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों यूनिवर्सिटीज़ में जो है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करते हैं, एंड इस तरीके से मतलब जो चांसलर वाइस चांसलर सिलेक्ट होते हैं वो भी एक पॉलिटिकल मोटिवेशन के थ्रू सेलेक्ट होते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। और वही कहा गया कि इंस्टीट्यूशंस में आप एक तरीके से इस तरीके से अगर आप पढ़ाई के संस्थानों में पॉलिटिसाइजेशन करेंगे तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन डीलिस्टिंग सम कुकी जोमी ट्राइब। अब ये जो न्यूज़ है वो क्या है मैं आपको बता दूं। अभी आपको पता है मणिपुर वायलेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है, लगभग 6-7 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। इशू क्या था, पहले इशू ये था कि जो मणिपुर हाई कोर्ट था उसने ये कह दिया था कि जो मीतीज ट्राइब है, मीती ट्राइब को आप एसटी लिस्ट में इंक्लूड करने का बात किया गया था, ठीक है ना, जिसका अपोज कुकी जोमी ट्राइब ने किया था, याद रखिएगा। अब दूसरी जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी सेंटर ने ये कहा है कि कुछ कुकी ज़ूमी ट्राइब्स ऐसी हैं जिनको एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। हालांकि कुकी ज़ूमी ट्राइब अभी वहाँ पे एसटी स्टेटस रखती है सारी की सारी, बट अभी सेंटर ने कहा कि कुछ ऐसी हैं कुकी ज़ूमी ट्राइब्स जिनको एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, तो उनको चेक करके डीलिस्ट किया जाए। नाउ ये एक दूसरा पॉइंट हो सकता है एक और ट्रबल का, है ना। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मीतीज ने ये रिक्वेस्ट की है और मीतीज की रिक्वेस्ट पहुंची है ऊपर तक, है ना। तो अब दैट इज द थिंग विच इज देयर। याद रखिएगा जो कुकी ज़ूमी है उनको एसटी स्टेटस था, मीतीज को नहीं था। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, मणिपुर हाई कोर्ट ने, कि भैया आप जो मीतीज हैं उनको भी आप देखें कि उनको ये एसटी स्टेटस जो है वो दिया जाए। तो दिस इज द इशू विच इज देयर। एक जस्टिस लोकूर कमेटी याद रखिएगा 1965 में आई थी। इसमें क्राइटेरिया बताया गया था जस्टिस लोकूर कमेटी द्वारा कि क्या क्राइटेरिया यूज़ होना चाहिए फॉर डिफाइनिंग ग्रुप्स एज एसटीज, किस ग्रुप को एसटी किया जाए किस ग्रुप को एसटी ना किया जाए। इसके लिए क्राइटेरिया जो है वो लोकूर कमीशन ने बताया था 1965 में। तो आप ये याद रखिएगा 1965 का लोकूर कमीशन याद रखिएगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। ग्रीनलैंड हैज़ लॉस्ट 20% मोर आइस दैट देन प्रीवियसली थॉट स्टडी। अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के कारण ग्रीनलैंड का जो आइस शीट कवर है वो 20% ज़्यादा लॉस हुआ है, ऐसा रिसर्च ने बताया है, जितना कि पहले सोचा गया था उससे 20% ज़्यादा, ठीक है ना। तो पहले की स्टडीज जो थी उनका ये कहना था कि लगभग 5000 गीगा टन आइस जो है वो लॉस हुआ है, लेकिन अब जो स्टडी उसने बताया कि इससे डबल आपका लॉस हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब नॉट डबल लेकिन उससे ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। और आगे एक और न्यूज़ देख लेते हैं। साउथ कोरिया, जापान और यूएस ने एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की है। सबसे बड़ी एक तरीके से नेवल एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। ये एक्चुअली उन्होंने नॉर्थ कोरिया को डराने धमकाने के लिए की है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ज़्यादा खास नहीं है। 2-3 जगहें हैं जो आई थी न्यूज़ में। तो एक ये प्योंगयांग जो है ये नॉर्थ कोरिया में है, और एक यहाँ पे जेजू आइलैंड करके जहाँ पे एक एक्सरसाइज हुई है वो साउथ कोरिया में। तो ये दोनों याद रखेगा, प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया एंड जेजू आइलैंड आपका साउथ कोरिया में। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूर याद रखेगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, याद रखिएगा। सो यहाँ ये सारी चीज़ें हो गई। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।